हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल को होने जाने वाला रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और एसेक्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है रोज बोल साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर का घर है। T20 सीज़न के बाद अब हम आ चुके हैं 50 ओवर टूर्नामेंट खेलने। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमने डाला हुआ है, आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा और काफ़ी आइडिया आपको लग चुका होगा कि आने वाले कुछ समय में हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। मैच का रिजल्ट देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें हम कर सकते थे वो हमने, जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में बताया हुआ है कि 2 महीने पहले से हमने स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो उसका कुछ हद तक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बस स्क्वाड का ही वेट कर रहा था कि दोनों टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो तो वीडियो भी पब्लिश हो जाए। तो स्क्वाड भी आ चुका है और वीडियो भी आपके सामने आ ही गया है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि जो बताना था मैंने प्रीव्यू वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाए कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हम करने वाले हैं। पिछले सीजन की बात करें तो हैम्पशायर बहुत बड़ी टीम है 50 ओवर टूर्नामेंट्स में। आखिरी 2 सीजन की वो फाइनलिस्ट है। सेकेंड लास्ट सीजन में, मतलब 2018 वाला सीजन में वो चैंपियन भी रह चुके हैं। 2019 में फाइनल में वो हारे थे सोमरसेट से। जब आगे हम ओवर द सीजन इनके मैचेस कवर करते रहेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े टीम रहे हैं, स्पेशली इस ग्राउंड पे। अच्छा, एक और बात, जो वाइटलिटी ब्लास्ट में आपको आइडिया लग चुका था रोज बॉल साउथहैम्पटन के बारे में, वो आइडिया बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल साफ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 50 ओवर टूर्नामेंट में वो आइडिया बहुत ज़्यादा काम के आपके आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें होंगी, कुछ अलग चीज़ें होंगी, उनको आपको पकड़ना है। अभी जो आपने वाइटलिटी ब्लास्ट से जाना था, सीखा था, वो अभी भूल जाइए। एसएस की बात करें तो काफ़ी बुरे हालत में रहे हैं और ये टूर्नामेंट जनरली एसएस का फेवरेबल टूर्नामेंट रहा नहीं है। अगर मैं ओवर द ईयर्स बात करूँ, 4 डे मैचेस में ये जायंट माने जाते हैं। T20 सर्किट में भी वो जीत हासिल कर चुके हैं 2-3 साल के भीतर, लेकिन इस टूर्नामेंट पार्टिकुलरली उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। आखिरी 5 मैचों की बात करें हालांकि, तो एसएस कांटे की तरह रही है इस फिक्चर में हैम्पशायर के लिए। 4-1 से वो आगे हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो क्या डोमिनेशन है, ये आपको यहाँ पे समझ आएगा जब आप देखेंगे कि आखिरी जब सीजन हुआ था, मतलब 2019 वाला, 5 में से 5 ही मैच यहाँ पर जीत हासिल करा था हैम्पशायर ने। ठीक है, 2018 में भी मोस्ट मैचेस उन्होंने जीते थे। 2 मैचेस, मतलब पिछले 2 सीजनों में, 2 एडिशंस में, मैं कहूँगा सीजन नहीं, 2 एडिशंस में टोटल वो हारे हैं 2 मैचेस, जो 10 मैच उन्होंने कंप्लीट खेले हैं। ठीक है, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इनमें से देखिए, जेम्स विंस और डॉसन अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको जेम्स विंस का नाम जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था वहाँ पर बताया हुआ था, और आप रीज़न देख सकते हैं। यही वो परफॉर्मेंस था जिसके बाद से जेम्स विंस को इंग्लैंड की टीम में मौका मिला था। आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप में जेम्स विंस, लियोम डॉसन दोनों ही स्क्वाड का पार्ट थे। ज़्यादा शायद खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन यही रीज़न था। उसके बाद टॉम आल्सॉप, जो बातें इनके बारे में हमें करना है। निक गबिन्स, मिडिलसेक्स की तरफ से ये खेलते थे, मिडिलसेक्स की तरफ से खेले हुए ही ये सारे रिकॉर्ड्स इनके हैं। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं निक गबिन्स, कोई सा भी फॉर्मेट क्यों ना हो जाए, लेकिन पता नहीं किस रीज़न की वजह से मिडिलसेक्स ने इनको जाने दिया अपनी टीम से। एसेस की तरफ से बात करें तो इनके हाईएस्ट स्कोरर थे वरुण चोपड़ा, और इनको वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स माना जाता है इस तरह के फॉर्मेट में। लेकिन ये भी इस टीम से चले गए हैं, ये गए हैं मेरे ख्याल से मिडिलसेक्स की टीम में। तो दोनों टीमों की तरफ से, मतलब मिडिलसेक्स की टीम और एसेस की टीम में जब ये मैच होगा तब हम इनके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन टॉम वेस्ली अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा एवरेज होल्ड करते हैं। डैन लॉरेंस, 2019 में ये उतना, मतलब मैच्योर प्लेयर नहीं थे जो अभी भी वो हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है, और वो अवेलेबल है भी नहीं, तो बातें करके फ़ायदा नहीं है। बॉलिंग पे हैम्पशायर की तरफ से भी आप देख सकते हैं डॉसन यहाँ पर भी थे, तो यही रीज़न था कि वो उस समय से इंग्लैंड के नेशनल टीम की रडार में आ गए थे। मेसन क्रेन अवेलेबल नहीं है। काइल अबाउट 10 मैच 20 विकेट, और ये अवेलेबल हैं और ये टीम की कैप्टनसी भी करने वाले हैं। इस तरह से पीटर सिडल का नाम था, और वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हैम्पशायर की तरफ से बैटिंग में भी लिस्ट लंबा है, बॉलिंग में भी लिस्ट लंबा है। एसेस की तरफ से 3 प्लेयर्स रहे हैं, जिनमें से 2 का आप कह सकते हैं ठीक ठाक रहा है, लेकिन बॉलिंग काफ़ी ख़राब रही है इनकी तरफ से, और यही रीज़न था कि एसेस उतना अच्छा नहीं कर पाई है। 9 टीमों की टेबल में उन्होंने 8वें स्थान पर ख़त्म करा था। तो ये था प्रीव्यू, मतलब पूरा वीडियो ही प्रीव्यू है, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया कि दोनों टीमों ने आखिरी एडिशन में कितना अच्छा या कितना बुरा करा था। अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन सेक्शन, पहला मेन सेक्शन में, जो कि है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं हिस्टोरिकली, तो क्या हुआ है। अच्छा, वाइटलिटी ब्लास्ट की तरह यहाँ पे एक एडिशन में 2 मैचेस नहीं होते हैं होम अवे के बेसिस पर। यहाँ पे पर सीजन एक ही मैच होता है। मतलब समझ लीजिए, अगर इस साल
ये मैच रोजवुड साउथहैम्पटन में हो रहा है, मतलब जो हैम्पशायर का घर है। तो अगले साल जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो वो मैच होगा एसएक्स के घर पे, ठीक है। 2023 में जब मैच होगा वापस से रोजवुड साउथहैम्पटन, मतलब इस तरह से ऑल्टरनेशन होता रहता है। एक सीजन में 2 मैचेस नहीं होता है अनलेस कि वो नॉकआउट स्टेजेस में कुछ हो, ग्रुप स्टेज में एक ही मैच होता है। तो यह पहला मैच 2015 वाला मैच है, ये हुआ था साउथहैम्पटन में, पहला मैच है हमारे पास जो साउथहैम्पटन का मैच है। हैम्पशायर का बैटिंग यहाँ पे कोलैप्स हो गया था, लीड किया था किसने, जेमी पॉटर ने। बैट्समैनों में से कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हैम्पशायर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे वेस्ली है, नामों को नोटिस करते रहना, ठीक है। वेस्ली है, 210 बना दिया था, एसेक्स ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई हैम्पशायर के ना ही बॉलर्स ना ही बैट्समैन अवेलेबल है। 2016 का मैच वापस से हुआ साउथहैम्पटन में, हैम्पशायर ने बनाया 310, आल्सॉप और वीटर जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। डॉसन आपको वापस से दिख रहे हैं। रायन डुस्काटे, इनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। इन्होंने यहाँ पर बॉलिंग कराई थी, 1 विकेट निकाला था, बाकी अवेलेबल नहीं है। एसेक्स ने वापस से चेस कर लिया, फिर से लीड किया, वेस्ली ने और ब्राउन यहाँ पर थे और बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। कुछ नाम आपके सामने बार बार आ रहे हैं, ध्यान से नोटिस करते रहना जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो दोनों मैच साउथहैम्पटन में हुए, दोनों ही मैच एसेक्स ने चेस करते हुए स्पेशली जीत हासिल करा। दोनों ही मैच में हमारे पास कॉमन परफॉर्मर्स आए, कौन, टॉम वेस्ली। बाकी करंट स्क्वाड में तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो टॉम वेस्ली हमारे पास कॉमन आए हैं। अगला मैच ये हुआ था चेल्सफर्ड में। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, ये मैच हुआ था लो स्कोरिंग मैच, ठीक है, 209 जो कि चेज हो गया था। लेकिन ये मैच हुआ था हाई स्कोरिंग मैच, 310 जो कि चेज हो गया था। उसके बाद चेल्सफर्ड वाला मैच 2017 का, यहाँ पर भी हाई स्कोर बने 310, वापस से वेस्ली, ठीक है। एलिस्टर कुक के यहाँ पर रन थे। वीटर का यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, ये पहला सीजन था वीटर का, एसेक्स के होकर अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेले थे और कुछ हद तक उसका फायदा भी उठाया था, 30 रन उन्होंने बनाए थे। काइल अबॉट का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। हैम्पशायर की बैटिंग भी अच्छी हुई थी, 279, लेकिन वो चेज नहीं हुआ था एट द एंड ऑफ द डे। मैकमैनस करंट स्क्वाड में आपको दिख जाएंगे। रायन डुस्काटे विद द बॉल वापस से। चौथा मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेल के गई है, वापस से हाई स्कोर 303, वापस से वेस्ली और वापस से वीटर, ठीक है। बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बार हैम्पशायर ने चेस कर लिया, लीड किया था विंस ने और सैम कुक का 1 विकेट था। बाकी भी कोई प्लेयर रहे होंगे, जैसे कि रायन रसू पहले खेलते थे, एडन मार्करम खेलते थे, और भी कोई रहे होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और पिछले सीजन का जो मैच हुआ था वापस से हाई स्कोर, आप देखिए एसेक्स की बैटिंग कंसिस्टेंटली अच्छा हो रहा है। वेस्ली वापस से, इस बार रन थोड़ा सा कम, लेकिन 5 के 5 ही मैच में वेस्ली का परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 50 नहीं बनाया है, लेकिन बाकी अगर आप देखे होंगे तो देखेंगे आपको 66 दिखेगा, 93, बैटिंग फर्स्ट हो, बैटिंग सेकंड हो, बैटिंग सेकंड में तो 100 मार दिया, और यहाँ पर भी 57। यहाँ पर वो 50 नहीं बना पाए थे, लेकिन 48 ज़्यादा दूर भी नहीं था। लेकिन रायन डुस्काटे का नाम आपको फिर से दिख रहा है इस बार बैटिंग से। बाकी बॉलरों में से काइल अबॉट है और जेम्स फुलर जो कि अवेलेबल है। हैम्पशायर का बैटिंग इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ, विंस का कुछ परफॉर्मेंस था, बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं, एसेक्स की बैटिंग पहला, मतलब हर मैच में आप कह सकते हैं यहाँ पर अच्छा हुआ है। हैम्पशायर की बैटिंग भी अच्छी ही हुई है, लेकिन 2 मैचेस, जो पहला मैच था 2015 वाला और जो आखिरी मैच था 2019 वाला, वहाँ पर उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी बैटिंग अच्छा हुआ है। मोटा मोटा हमें यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिलता है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। कुछ नाम हैं जिन्हें जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नाम जिसका आ रहा है वो है टॉम वेस्ली, ठीक है। ऐसा कोई मैच नहीं गया है आखिरी 5 में जहां पर वो फेल हुए हों। 150 प्लस 90, 60 हर तरह के स्कोर्स इनके रहे हैं लगभग। इसके सिवा काइल अबॉट का भी बीच बीच में 1-2 करके विकेट रहा है। रायन डुस्काटे के कुछ परफॉर्मेंस हमने देखे हैं बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, ठीक है। कंसिस्टेंटली ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन है। और आखिरी जो मैच इस ग्राउंड पे खेल गई है दोनों टीम, एडम वीदर का भी हमने नाम देख रखा है, ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, तो उसका फ़ायदा काफ़ी हद तक उनको मिलता भी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम हेड टू हेड से नोटिस कर पा रहे हैं। बाकी और भी डेप्थ में अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं, ठीक है, तो हैम्पशायर की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे जो 2 नाम, जेम्स विंस तो आपने देखा ही, और लियम डॉसन यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होल्ड करते थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो अवेलेबल है वो है निक कमिंस। ऑफकोर्स इस फिक्चर में इनका नाम नहीं है क्योंकि ये पहले मिडिल से के ऊपर खेलते थे, लेकिन काफ़ी डिसेंट औसत ये होल्ड करते हैं, लगभग 60 का औसत है। और याद रखना ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, नॉट आउट वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो लगभग 60 का औसत फॉर ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन इज़ वेरी वेरी गुड आप कह सकते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द पार्क जा रहे हैं वो है टॉम वेस्ली, 73 का औसत है और ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। हर मैच में इनके खाते में रन रहा है, लीस्ट स्कोर है 48 का और हाईएस्ट स्कोर जैसे कि आप देख सकते हैं 111 का। कल के मैच में 0 रन पे आउट हो सकते हैं,
ठीक है। हो सकता है स्ट्राइक रेट का नेगेटिव भी आपको देखे जाए, लेकिन हमारे टीम में वो ज़रूर से होंगे। और ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन के मटेरियल बन जाते हैं अभी के लिए रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। आगे भी बहुत सारी चीज़ें बातें होंगी, देखते रहो बस। और निक ब्राउन है, बाकी बॉलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी आपने फिक्सचर हाई स्कोरिंग ही देखा है। एक मैच जो करंट स्क्वाड में प्लेयर्स हैं जहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पे पोर्टर जिन्होंने बॉलिंग से कुछ हद तक लीड किया था, तो वो एक बॉलिंग परफॉर्मेंस था किसी एक इंडिविजुअल बॉलर का। बाकी एक दो करके ही विकेट है, ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेड टू हेड की चीज़ें आई होप आपने सही से देख लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि ऐसा क्या करती थी हैम्पशायर की टीम कि इस ग्राउंड पे वो हारे ही नहीं पिछले सीजन में, और पिछले 2 सीजनों में कुल 2 मैच वो हारे हैं, ठीक है। तो नोटिस करते रहो। देखो, ग्लैमरगन ने बनाया था 92 ग्लैमरगन का मैच था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको अबाउट दिख जाएंगे, 3 विकेट के खाते में हैम्पशायर ने चेस कर लिया। लीड किया किसने? टॉम आल्सॉप कंप्लीटली हिट और मिस टाइप के एक प्लेयर रहे हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब जिस दिन उन्होंने रन बनाया है उस दिन बहुत लंबा वो गए हैं, जिस दिन नहीं बनाया है उस दिन बिल्कुल शांत। अभी वो किस दिन बनाएंगे किस दिन नहीं, इवन हेड टू हेड में भी आपने देखा 5 में से 1 मैच में उनका रन था। अगर आप भूल गए होंगे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जहाँ पे गए हैं 83, ठीक है। छोटा मोटा टोटल नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं है 4 मैच में कोई रन नहीं है। मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 30 रन, क्योंकि ये लॉन्गर फॉर्मेट है, T20 नहीं है कि आप 25-30 रन बना के कोई फायदा होगा। तो मिनिमम 30 रन भी उन्होंने नहीं बनाया है इस ग्राउंड पे। आप पहला मैच देख सकते हैं 292, जहाँ पे 293 चेस करना था, आल्सो अपने अकेले ही 130 प्लस बना दिया, नॉट आउट भी थे। स्पिनर्स के साथ पेसर्स कुछ विकेट हैम्पशायर ने इजीली चेस कर लिया। और ये तो बस एग्जांपल है कि हैम्पशायर की बैटिंग पिछला जो एडिशन हुआ था रॉयल चैलेंजर कप का कैसा था। ये तो सिर्फ आल्सॉप और विंस आपको दिख रहे हैं। जब ये लिस्ट लंबा करूंगा ना मैं, वहाँ पर आपको एडन मार्करम दिख जाएंगे, आपको रायन एडर्सू दिख जाएंगे, आपको लियम डॉसन भी कमाल करते हुए दिख जाएंगे बैटिंग से। और इसीलिए हैम्पशायर इतना अनटचेबल नजर आती थी। और जब फाइनल हुआ था, आपको शायद नहीं पता हो, रॉयल चैलेंजर कप का जो 2019 वाला एडिशन था, जब फाइनल हुआ था तो क्या हुआ था कि उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब 10-15 दिन के भीतर ही वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, ठीक है, 2019 वाला वर्ल्ड कप। तो क्या हुआ था कि जो प्लेयर्स उस टीम में अवेलेबल थे, जो कि नेशनल टीम का भी पार्ट बने हुए थे, उनको चले जाना पड़ा था। उस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हैम्पशायर को हुआ था, ना कि सॉमरसेट की टीम को, जो कि ऑलरेडी डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ भरे पड़े थे, ठीक है। तो सॉमरसेट तो अपना पूरा बिल्कुल सेट टीम के साथ वो खेले थे और उसका फायदा भी मिला था, लेकिन हैम्पशायर की टीम पूरी तरीके से टूट गई थी, जहाँ से वो कम बैक नहीं कर पाए थे। जो भी हो, तो ये है। अगला मैच देखो, हैम्पशायर ने बनाया वापस से हाई स्कोर 301, ठीक है। आपको डॉसन के परफॉर्मेंस दिख जाएंगे, बाकी प्लेयर्स के नाम नहीं है क्योंकि जो थे परफॉर्मर्स वो अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड एबॉट वापस से 3 विकेट, ठीक है। और कोई बोला अवेलेबल नहीं है, बिडल्स को यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स करा दिया था। गबिन्स भी शायद यहाँ पर खेले होंगे, लेकिन कुछ खास उनका था नहीं। अगला मैच वापस से हैम्पशायर की बैटिंग देखिए और जेम्स विंस का परफॉर्मेंस आप नोटिस करिए। जेम्स विंस, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा था कि अगर रहते तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट कैप्टन चॉइस बन जाते इस ग्राउंड पे और इस फॉर्मेट में, क्योंकि जब वो शतक बनाते थे ना, तब ये छोटे मोटे रन वो नहीं बनाते थे और बहुत लंबा वो खींचते थे। तो उसका एग्जाम्पल है ये। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी ग्लॉस्टर भी यहाँ पर चेज नहीं कर पाई। वापस से आपको एबॉट दिख रहे हैं, कंसिस्टेंटली विकेट्स उनके आ रहे हैं। बाकी कोई बॉलर रहे होंगे, लेकिन एबॉट का देखिए पहले 2 मैच में 3, यहाँ पर 2 विकेट। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, देखो पहले मैच में आल्सॉप आए तो 130 नॉट आउट, इस बीच वाले 2 मैचेस में नहीं आए। चौथे मैच में देखिए वापस से आल्सॉप आ गए और जैसे ही आ गए 124, 355 बना दिया हैम्पशायर ने और लगातार 300 के ऊपर टोटल जा रहे हैं, ठीक है। ससेक्स ने यहाँ पर लगभग चेस कर ही लिया था, लेकिन 9 रन से पीछे रह गए। वापस से एबॉट और इस बार फुलर का 1 विकेट था। और एक चीज़ आपने ऊपर भी नोटिस करा होगा कि जो 2 शतक आपने देखा ना, वही 2 था टोटल 50 प्लस स्कोर या 100 जिसको कन्वर्ट किया था आल्सॉप ने, जो उन्होंने बनाया हुआ था। तो यही है आल्सॉप का कैरेक्टर, जो मैं आपको बिल्कुल पहले मोमेंट बता रहा था कि कंप्लीटली हिट और मिस टाइप प्लेयर रहे हैं वो इस ग्राउंड पे भी और होल टूर्नामेंट में भी, ठीक है। बाकी ग्राउंड्स में कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पे जब वो खेले हैं तब उन्होंने शतक के ऊपर बना के रखा है। तो ऑफकोर्स आपके टीम में रहने तो चाहिए और कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है, लेकिन आप बता नहीं सकते कि किस तरह के मूड में वो होंगे और किस तरह का परफॉर्मेंस वो करेंगे। लेकिन जिस दिन करेंगे ये बहुत लंबा खींच के जाएंगे, आपको पक्का चलना पड़ेगा। तो 4 मैचेस हमने देख लिए जहाँ पर मोस्टली यहाँ पर हाई स्कोर बने थे। और लास्ट जो मैच हुआ था
यहाँ पर शायद काइल एबॉट खेले नहीं थे या उनको विकेट नहीं मिला था, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, हर मैच में विकेट मिले जरूरी नहीं, लेकिन आपने देखा 5 में से 4 मैच में वो बच्चे से विकेट निकालते हैं। लैंकाशायर का जो मैच था, क्रेन ने यहाँ पर लीड किया था, तो फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी। तो यह है पूरी कहानी इस ग्राउंड के बारे में जो हमें पिछले एडिशन से देखने को मिल रहा है। रन्स तो यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं, अगर आप बैटिंग फर्स्ट करके 300 350 के आसपास रन नहीं बना रहे हो, 350 भी यहाँ पर कम पड़ रहा है देखो, तो 300 320 30 के आसपास रन नहीं बना रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है उसको डिफेंड कर पाना। हालांकि बॉलिंग हैम्पशायर की अच्छी रही थी तो उन्होंने सामने वाली टीम को निपटा भी दिया था, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग टीम आई थी जैसे कि ससेक्स की टीम थी यहाँ पे, जिन्होंने 346 तक भी बना के रखे हुए थे, ठीक है, तो रन्स यहाँ पे भतेरा बनता है। जो आइडिया आपको वाइट रेड ग्लव्स में लगा रहता था कि रन्स नहीं बनते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है चेस करना, ये आइडिया अभी यहाँ पर धो देना है। यहाँ पे रन्स काफ़ी बनते हैं, बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली यहाँ पे रन्स ज़्यादा बनता है। पेसर्स का अपर हैंड है। कुछ प्लेयर्स रहे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, जिनमें से टॉम आल्सॉप आप कह सकते हैं कंप्लीटली हिट और मिस रहे हैं, लेकिन आपको लेकर चलना पड़ेगा। जिस दिन गए हैं 100 के ऊपर रन गया है, और काइल एबॉट करंट स्क्वाड में से जो अवेलेबल है। इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप कुछ मैचेस हुए हैं और उनको ही एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच मैच हुआ था तो वो मैच देख के कोई फ़ायदा है नहीं, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव मैच देखने से ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या हो सकता है। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था, ठीक है, 373, देखिए रन कितने बन रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 361 बना दिया था, पेसर्स का अपर हैंड है, तो आइडिया तो हमें लग ही रहा है कि रन यहाँ पे बन सकता है। साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ था, 227, इंडिया ने इजीली चेस कर लिया था 4 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स और साथ में लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हैं, जैसे कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव यहाँ पर खेल रहे थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने यहाँ पर विकेट्स निकाला था और ये बैटिंग कोलैप्स करा दिया था वेस्ट इंडीज़ की टीम को। अच्छा खासा बॉलिंग था क्योंकि इंग्लैंड के पास, उन्होंने ऑल आउट करवा दिया था और रन फिर से देखिए 33 ओवर में चेस हो गया। तो रन्स यहाँ पे भतेरा बनता है, आप यहाँ पे छोटे मोटे रन्स बना के उम्मीद नहीं रख सकते कि आप कुछ करेंगे। पेसर्स ही आपको रखना है, अगर आपके पास लेग स्पिनर है तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है। ग्राउंड में परफॉर्मर्स की बात करें तो टॉम आल्सॉप आपने देख के रखा है कि जब वो गए हैं तब बहुत लंबा गए हैं और औसत काफ़ी डिसेंट है, तो ड्रॉपेबल या मिसेबल प्लेयर तो ये नहीं है, और इतना तो मैं कह ही सकता हूँ आपको, ठीक है। बाकी विंस डॉसन तो अवेलेबल नहीं है, और बॉलिंग पे काइल एबॉट जिनका औसत यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है। डॉसन आप देख सकते हैं हर जगह पे इनका नाम है, हेड टू हेड बोलिए, ओवरऑल बोलिए, ग्राउंड बोलिए, तो बहुत ही बड़े प्लेयर बन जाते हैं अगर खेलते तो, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं हम। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमारे पास अवेलेबल है, जो हेड टू हेड से हमारे पास अवेलेबल था, मैंने आपको दिखा दिया। ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं बताना लायक मैंने आपको दिखा दिया। ये तो है सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स का है, ठीक है, रिकॉर्ड्स की चीज़ें, रिकॉर्ड्स के प्लेयर्स, रिकॉर्ड्स के परफॉर्मर्स आपने एक साइड में रख लिया है। अभी बात करेंगे करंट चीज़ों के बारे में, और बात करेंगे करंट स्क्वाड के बारे में, क्या हो सकता है प्लेइंग 11 और किन किन प्लेयर्स के ऊपर आपको नज़र रखना है। हैम्पशायर की तरफ से आल्सॉप ओपनिंग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी क्या है कि आल्सॉप को रिसेंट कुछ सीजनों में थोड़ा बहुत अवॉइड करना शुरू कर चुकी है हैम्पशायर की टीम, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर और कोई चारा नहीं है उनके पास। तो सीनियर प्लेयर्स में से जितने अवेलेबल हैं उनमें से आल्सॉप एक है, तो उनको खिलाना ही पड़ेगा। तो आल्सॉप है आपके पास, और वेदरडी ओपनिंग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे स्क्रीवन या गबिन्स में से कोई एक ओपनिंग करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है वेदरडी ही ओपनिंग करने चाहिए। ये 4 डे मैच में भी ओपनिंग कर चुके हैं। हॉलैंड का भी एक ऑप्शन है, लेकिन शायद यहाँ पे चांस नहीं ले टीम। उसके बाद एक्सपीरियंस निक गबिन्स होंगे, और काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं ये हर फॉर्मेट में ही, चाहे वो 4 डे हो या कोई भी हो। अभी देखना पड़ेगा टीम इनको किस तरह से यूज़ करवाती है। रिकॉर्ड्स तो ये सारे अच्छे ही होल्ड कर रहे हैं। अभी कुछ नए प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। अभी लुइस मैकमैनस के बारे में लोग जानते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या एबिलिटी है, नहीं है। कुछ नए प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। टॉम स्क्रीवन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है लोअर डिवीजन क्रिकेट में। इनको मैं 2019 से ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो स्क्वाड हुआ करता था हैम्पशायर का, वहाँ पर मतलब 0.1% भी चांस नहीं बनता था इनको कोई मौका इनको मिले, लेकिन अभी जो है इनके पास मौके बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नहीं खेलें, ठीक है, अगर खेलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बैटिंग से भी, और बॉलिंग भी डिसेंट कर लेते हैं। इनका बैटिंग हैंड ज़्यादा बेटर है, पता नहीं ड्रीम 11 ने इनको क्यों बॉलर में देके रखा है, लेकिन ये बेटर बैटिंग ऑलराउंडर है, आपके लिए बैटिंग क्वेश्चन बेटर दे सकते हैं। उसके बाद आता है फेलिक्स ऑर्गन। फेलिक्स ऑर्गन रिसेंटली काउंटी में खेले थे सरे के अगेंस्ट में, आपने देखा होगा बैटिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा था। जेन्युइन ऑलराउंडर है, और मुझे लगता है इस टीम के फ्रंट लाइन स्पिनर ये होने वाले हैं,
ठीक है। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो फेलिक्स ऑर्गन और निक गबिन्स ही होंगे जो यहाँ पे आपके लिए जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको संभालेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं रख सकते कि स्पिनर्स के लिए कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन ये आपको दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। बाकी बैटिंग हैंड इनका भी बहुत अच्छा है। लोअर डिवीजन क्रिकेट में कंसिस्टेंट स्कोरर्स में से ये है। मैं ये नहीं कह रहा है ये कल के मैच में हो सकता है नहीं भी खेलें, और अगर खेलते भी हैं हो सकता है कल के मैच में कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन ओवर द सीजन आपको इनको फॉलो करना है और मुझे लगता है ये आपको बहुत दिनों तक निराश नहीं करेंगे। तो ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी बड़े पंट या ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जिनमें से स्टीवन मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा, स्टीवन कंसिस्टेंटली 2 सीजनों में अच्छा करके आए हैं और इस फॉर्मेट में भी उन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है। ऑर्गन क्योंकि स्पिनर है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। बाकी अगर आप सीनियरिटी की बात करेंगे तो ऑर्गन ज़्यादा सीनियर है। वो जिस लेवल में खेलते हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में, जहाँ पर स्टीवन भी खेलते हैं, वहाँ पर कैप्टनसी भी करते हैं वो, तो ऑर्गन ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पर या कंसिस्टेंसी के बेसिस पर स्टीवन का नंबर आना चाहिए। उसके बाद मैकमैनस है, कीपर सेक्शन में काफ़ी लोग इनको ले सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट ऑफ द गेम में अभी तक मैंने उनको खास कुछ करते हुए देखा नहीं। लेकिन हाँ, अच्छे फॉर्म पर हैं। फाइटर रेड ब्लास्ट में भी काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स वो खेल के आ रहे हैं। टीम को जिताया भी हुआ है एक आध मैच में और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप सारे बैट्समैनों को लेने की सोच रहे हो तो। उसके बाद यान हॉलैंड ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, मुझे लगता है काफ़ी ईजिली आप इनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, एक आध कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर वो कन्फ्यूजन नहीं रहता है तो मुझे लगता है हॉलैंड आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए। काफ़ी हैंडी परफॉर्मेंस रहा है इनका काउंटी सर्किट में, स्पेशली बैटिंग से। मुझे लगता है यहाँ पर उनको बॉलिंग भी ढंग से मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं मिलती है, जहाँ पर मुझे डाउट है कि बॉलिंग इनको नहीं भी मिल सकती है, तो ये वेस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर लो हो सकता है। अभी बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा क्योंकि पूरा टीम शफल हो चुका है, हम बता नहीं सकते कि किस प्लेयर को किस पोजीशन पे टीम खिलाएगी। अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं तब सही है, लेकिन अगर लोअर ऑर्डर में आते हैं और बॉलिंग भी ढंग से नहीं मिलती है, जिसके भी चांसेस हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी काम पे आने वाले हैं। उसके बाद फुलर है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होगा इनका, लेकिन बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेंगे, बाकी हिटिंग वगैरह ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है हैम्पशायर की बैटिंग और मुझे नहीं लगता कि इतना ईजिली उनको बैटिंग मिल जाएगा। काइल एबॉट तो है ही आपके लिए मस्ट है, और स्कॉट क्यूरी, और कोई ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में आपके पास। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, आल्सॉप होंगे, वेदरली होंगे, गबिन्स होंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों में से एक को तो लेके चलूँ, तो 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। उसके बाद काइल एबॉट 5वां, स्कॉट क्यूरी 6ठा, और हॉलैंड हमारे लिए 7 प्लेयर्स होंगे। तो इन 7 में से ही हम 6 या 5 जितना होगा वो लेंगे। बात करते हैं एसेस की तरफ से। ठीक है, तो बिल्कुल नया लेवल टीम नहीं है इनका, बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं कराए हैं। एक प्लेयर को लेकर मुझे डाउट है और वो है साइमन हर्मर। मैंने जितना देख के रखा है कि साइमन हर्मर शायद 100 के स्क्वाड में अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली उनको स्क्वाड में रखा गया है, मुझे नहीं पता क्या मामला है। अगर वो खेलने के मतलब एबिलिटी है इनके पास तो वो खेलेंगे, अगर 100 वाला कोई इशू नहीं है इनका तो ये खेलेंगे। लेकिन अगर कोई इशू रहता है तो साइमन हर्मर नहीं भी खेल सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार है ना। लेकिन बाकी अगर बात करें तो एलिस्टर कुक जनरली इस फॉर्मेट में वो खेलते नहीं है, लेकिन और कोई चारा नहीं था टीम के पास, इनको खिलाना ही पड़ेगा। अभी इनको स्क्वाड में रखा गया है। प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला था और अच्छी बल्लेबाजी करी थी। एक और बात मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मैच खेला था एसेक्स ने, मतलब कल या ऐसा कुछ खेला था, तो पूरा जो उनका टीम था लगभग सबको ही उनको मौका मिल गया था बैटिंग में कम से कम, लेकिन कोई भी उस तरह से खास बैटिंग से कर नहीं पाया था एक्सेप्ट एलिस्टर कुक एंड टॉम वेस्ली। टॉम वेस्ली ने भी 30+ कुछ रन बना के रखा था और वाइट रेड ने भी आपने देख के ही रखा है कि टॉम वेस्ली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है इंजरी से या ड्रॉप जो हुए थे उसके बाद से, जब से वो वापसी करे हैं। कुक ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करी थी, बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं बनाया था, 40 और कुछ रन बनाया था। और अगर काउंटी सर्किट में बात करूं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो एक ट्रायबल प्लेयर है, लोग नाम के पीछे अगर जाते हैं तो बिल्कुल कुक के साथ जाएंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना खास तो रहा नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस मैच पे अच्छा करा था, तो आप देख सकते हैं अगर आप नाम के पीछे जाना चाहते हैं तो। लेकिन अभी तक जितने सारे नाम आए हैं हमारे पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अगर हम उनको चूज़ करने जाएंगे तो कुक को शायद मैनेज कर पाना मुश्किल ही होगा। बुटलमैन मौका मिल सकता है वापस से, लेकिन चांस है कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए, खास कुछ कर नहीं पाए थे, ना ही वाइट रेड ब्लास्ट में और ना ही प्रैक्टिस मैच में। माइकल पेपर एक और प्लेयर है जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इस बार, लेकिन प्रैक्टिस मैच में पूरी टीम की तरह ये भी फेल हुए थे, मतलब इन दोनों बैट्समैन की तरह, बैट्समैन के अलावा वेस्ली और कुक के अलावा जैसे सब फेल हुए थे, ये भी फेल हुए थे। उसके बाद है पॉल वाल्टर, रायन टिन डुस्काटे ने 9 ओवर की बॉलिंग कराई हुई है और एक्सपेक्टेशन है कि इस फॉर्मेट में ये बॉलिंग कराएंगे।
ठीक है, आपने देख के रखा है कि इस फिक्सचर में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है विद द बॉल। तो देखना पड़ेगा कि रायन टेंडुलकर को टीम सही से बॉलिंग देती है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है इनको बॉलिंग मिलना चाहिए। प्रैक्टिस में भी इन्होंने बॉलिंग कराया हुआ हुआ था और 3 विकेट निकाले थे। ठीक है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। अगर मतलब मैं लाइव देख रहा था क्योंकि मैच, तो जितना मुझे देखने को मिला कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग वो करवा रहे थे। ठीक है, उनका लाइन लेंथ काफ़ी अच्छा नजर रहा था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि वो जेन्युइन या फिर रेगुलर बॉलर नहीं है। और 3 विकेट उन्होंने निकाला भी हुआ था और एक उनमें से एक बोल्ड या एलबीडब्ल्यू भी था शायद। उसमें साइमन हर्मन अगर खेल मतलब अवेलेबल होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो खेलेंगे ही और शायद सबके टीम में हो भी जाए। लेकिन अगर कोई इशू रहता है इनको लेकर तो टीम के पास ऑप्शन है कि बेन एलिसन और पॉटर दोनों को खिलाएं। बेन एलिसन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से हैं और वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जिनको मैं 1.5-2 साल से फॉलो तो कर रहा हूं और मैं हर बार सोचता हूं कि अगर इनको मौका मिले तो मैं लूँगा, लेकिन उनको सही से मौके ही नहीं मिलते हैं। उनको लास्ट जो मैंने खेलते हुए देखा था ऑफिशियल किसी इस लेवल के फॉर्मेट में, वो था T20 ब्लास्ट में, लेकिन वहाँ पर वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। T20 सर्किट में मैं उतना बढ़िया बॉलर इनको मानता नहीं हूँ, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में मतलब समझ लीजिए जहाँ पर उनको 20 ओवर या 10-20 ओवर का बॉलिंग मिला है, वहाँ पर उन्होंने हमेशा सक्सेस हासिल करा है। प्रैक्टिस मैच पे भी इन्होंने भी 3 विकेट निकाला हुआ था। ठीक है, तो बेन एलिसन कैन बी ए बॉलर यू कैन लुक फॉर और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और लीथल बॉलर में से है। अगर मैं सही बताऊं तो जितने सारे बॉलर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं उनमें से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लोअर डिवीजन में बेन एलिसन का ही रहा है। पोर्टर को टीम कंसीडर कर सकती है सीनियरिटी के हिसाब से, और अगर हार्वर्ड खेलते हैं तो शायद पोर्टर ही खेले, बेन एलिसन नहीं। बाकी बेंच पे राइमल का एक ऑप्शन है, काफ़ी कंसिस्टेंट बैट्समैन है, लेकिन बैटिंग का ऑप्शन मुझे लगता है काफ़ी सारे हैं। अगर टीम यहाँ पे बुटलमैन को नहीं खिलाती है तो शायद राइमल का कुछ नंबर बन भी जाए। तो क्या होगा तब, अगर बुटलमैन नहीं खेलते हैं तो वीटर आ जाएंगे ओपनिंग पर और राइमल आ जाएंगे मिडफील्ड में, माफ करना मिडफील्ड बोल दिया मैंने, मिडिल ऑर्डर में। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। राइमल काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और एक आध मैच में T20 में मौका उनको मिला था। ऑफकोर्स वहाँ पर तो कुछ करने का मौका उनको पास था नहीं, कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उसको लेकर हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, वेस्ली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पहले प्लेयर के तौर पर रिकॉर्ड्स से ही हमारी टीम में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेन स्नेटर को मैं कंसीडर करना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में ये भी काफ़ी डिसेंट बॉलर हैं। और बैटिंग मैं जो स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा, इनका बैटिंग हैंड बहुत ही अच्छा है। 50 ओवर फॉर्मेट में इन्होंने शतक 100 भी लगा के रखा हुआ है, तो इनको आप एज एन ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जनता जाएगी सैम कुक की तरफ, लेकिन सैम कुक का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इस फॉर्मेट में। ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि T20 बोलिए या फिर 4 डे मैचेस बोलिए, वहाँ पर सैम कुक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर सैम कुक और बेन एलिसन दोनों खेलते हैं तो मैं बेन एलिसन के साथ जाना चाहूँगा। हालांकि परसेंटेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सैम कुक का ही ज़्यादा होगा, और अगर बेन एलिसन नहीं खेलते हैं तो कुक के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो टॉम वेस्ली जो हमने पहले सिलेक्ट करके रखा था, उसके बाद वीटर जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स इनके भी हैं, स्नेटर, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक कौन खेलता है उसके हिसाब से। अगर हार्मर खेलते हैं तो हार्मर को हम ले लेंगे, अगर वो नहीं खेलते हैं तो इन चारों के साथ हमारे पास जो ऐड हो जाएंगे वो है रायन टेंडुलकर। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी बॉलिंग भी करा देंगे। एलिस्टर कुक का भी ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने प्लेयर्स के नाम बताए हैं, ये वेस्ली और बेहतर को छोड़ के, बेहतर तो चलिए कीपिंग भी कर देंगे आपके लिए, बाकी जितने मैंने प्लेयर्स के आपको नाम बताए हैं ये आपको बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करके देंगे। और एलिस्टर कुक का बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, हालांकि ये किस लेवल के प्लेयर हैं, क्या ब्रिंग करते हैं, क्या कैलिबर है इनका, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी देखिए करंट फॉर्म वर्सेस नाम, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। नाम के बेसिस पे जाना चाहते हो आप, बिल्कुल एलिस्टर कुक ऑप्शन बनते हैं, लेकिन करंट फॉर्म थोड़ा सा इनका डाउनवर्ड्स ही गया है अगर मैं सही बताऊं तो। बेंच पे राइमल है, बियर्ड और राइमल में से राइमल ही मुझे बेटर ऑप्शन लगे हैं। अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो कहीं ना कहीं पे। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें, हैम्पशायर की तरफ से वेदरली और गबिन्स सेफेस्ट में होंगे, उसके बाद आल्सॉप और काइल अबॉट, इनके साथ लोग जा सकते हैं क्योंकि नाम के बेसिस पर मैं कह रहा हूँ। बॉलिंग में स्कॉट क्यूरी जो हमेशा ही हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं और यहाँ पर भी होंगे। स्क्रिवन और ऑर्गन में से एक कम से कम कोशिश करना कि आपकी टीम में हो। स्क्रिवन में ज़्यादा कहना चाहूँगा क्योंकि इनको ढंग से बॉलिंग मिल भी सकती है और यहाँ पर उनकी बॉलिंग काम पर भी आ सकती है। इसी तरह से बात करें तो एलिस्टर कुक और हार्मर अगर खेलते हैं तो सबके कैप्टन हसन ऑप्शन में आ जाएंगे, और मुझे लगता है हार्मर परसेंटेज कैप्टन भी हो जाएंगे क्योंकि वैसे भी वाइट रेड में भी इन्होंने अच्छा कर रखा हुआ है और सबके कैप्टन वैसे भी थे और नाम का भी इनका ज़्यादा ही प्रायोरिटी है, तो इसीलिए। और उसके बाद एलिस्टर कुक अगर नहीं खेलते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है मैंने बता दिए।
और उसके बाद वेस्ली और वेथर यहाँ से रिस्क लेना है तो पॉटर और एलिसन और निज्जार अगर खेलते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक गलती कर दिया, वो है कि सैम कुक मैं बता रहा था, एरोन निज्जार होंगे। मैंने जितनी सारी बातें सैम कुक के बारे में बताई है उसको रिप्लेस कर देना एरोन निज्जार से, ठीक है। बस वही है, सैम कुक अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में। तो बाकी पूरा यही होगा और यही कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप कोशिश कर सकते हो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए। अच्छा, मैंने इस तरह का एक टीम बनाया है बाय द एनिमीज। ऐसा मत सोच लेना कि मैंने कोई बॉलिंग डोमिनेटिंग वाला टीम यहाँ पे बना कर रखा है, लेकिन हाँ, मैंने हैम्पशायर के सपोर्ट में टीम बिल्कुल बनाया है और इसका रीज़न भी काफ़ी है। हालांकि एसेस का परफॉर्मेंस इस फिक्चर में अच्छा रहा है, तो उनके तरफ से जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको तो मैंने रख लिया है जिनका परफॉर्मेंस है, जैसे कि वेस्ली है, वेथर है। बाकी रायन एंड डुस्काटे का भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये स्नेटर, स्क्रीवन ये ऑप्शनल है, ठीक है। बेन एलिसन भी खेलेंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं है, मैंने अभी के लिए बस बना के रखा है, नहीं खेलते हैं तो हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीवन को हटा सकते हैं, ठीक है। अभी ये परसेंटेज में मत जाओ, और लोगों को पता नहीं है इनके बारे में एक तो, और खेलेंगे भी या नहीं किसी को पता नहीं, तो इसीलिए ऐसा परसेंटेज है, परसेंटेज में मत जाओ। तो रायन एंड डुस्काटे को आप ले सकते हैं, ये बॉलिंग भी करा देंगे, ठीक है। हाई चांस है कि ये बॉलिंग कराएंगे और ये इनके बॉलिंग से भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग से भी उन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है इस पिक्चर में। तो रायन एंड डुस्काटे के आप साथ जा सकते हो। बाकी स्नेटर ये बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, बेन एलिसन अगर खेलते हैं तो आग बंद करके मेरी टीम में आपको दिख जाएगा, चाहिए कुछ भी करे, 0 विकेट ले, 5 विकेट ले, कुछ भी करें, लेकिन हमारे टीम में होंगे क्यूरी और एबॉट, हमारे टीम जो मेन बॉलर्स होंगे। यहाँ से आप बेन एलिसन या स्नेटन में से किसी एक के जगह पर सेफ ऑप्शन के साथ जा सकते हो। मैंने यहाँ पे कंसीडर करा है कि हार्मर अगर नहीं खेलते हैं तो, और वैसे भी हार्मर का इस फिक्चर में, इस फॉर्मेट में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा तो नहीं है, ठीक है, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, तो इसीलिए सिर्फ नाम के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि जाना ज़रूरी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने हार्मर को इनिशियली नहीं रखा है। अगर आप सेफ जाना चाहते हो हार्मर के साथ जा सकते हो, ठीक है। ड्रॉपेबल प्लेयर्स में से मुझे लगता है वीटर एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो चांस ले सकते हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। ये बात नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उतना खास नहीं है। और यहाँ पर T20 तो है नहीं कि 30-40 रन आपके लिए बहुत मैटर कर जाएगा, तो अगर आप चाहो तो इनके जगह पर किसी को ले सकते हो। रायन एंड डुस्काटे का भी ऑप्शन है, इवन बेन एलिसन का भी ऑप्शन है, जिनके ऊपर आप कुछ चांस ले सकते हो, ठीक है। इनके जगह पर आप किसको ले सकते हो, इनके जगह पर आप ले सकते हो बैटिंग सेक्शन में कुक के ऊपर। कुक ने बहुत बुरा कुछ करा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन मैंने जिनको लिया है उन्होंने इनसे बेटर करके रखा है। आप बिल्कुल बेझिझक कुक को ले सकते हो, रायन एंड डुस्काटे की जगह पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइट रेड लास्ट में रायन एंड डुस्काटे ने क्या किया है उसको लेकर मत पकड़ कर रखना। बॉलिंग यहाँ पर वो कर सकते हैं और बैटिंग से भी रिकॉर्ड उनके बहुत बुरे नहीं हैं। इसके अलावा आपके पास ऑर्गन का ऑप्शन होगा, ऑर्गन और स्क्रीवन में से कोई एक, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंसिडर करना चाहो तो। अच्छा, प्रेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, प्रेस्ट को भी खिलाया जा सकता है अगर टीम चाहे तो स्क्रीवन के जगह पे, लेकिन प्रेस्ट जेन्युइनली बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे, ठीक ठाक प्लेयर है, बहुत खास कुछ नहीं। और आपने देखा होगा कि वाइट रेड लिस्ट में भी 150 उन्होंने मार के रखा हुआ है, बस यही है। ऑलराउंडर सेक्शन में हॉलैंड जो जेन्युइन ऑप्शन होंगे और अच्छा करके आ रहे हैं, अभी इनको टीम किस तरह से यूज़ करेगी वो देखना पड़ेगा। अगर हार्मर खेलते हैं तो आप हार्मर के साथ ही जा सकते हो लौते ऑलराउंडर के रूप में। और बॉलर सेक्शन में एबॉट तो होंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्नेटर जो बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, क्यूरी तो हमारी टीम में है ही, और इनको वैसे भी लोग लेंगे ही, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बेन एलिसन एक ऑप्शन है, बेन एलिसन की जगह पर आप स्टीवन को ले सकते हो जो बैटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे तो मुझे पॉटर का भी ऑप्शन दिख रहा है, जो मतलब एकमात्र बॉलर करंट स्क्वाड में अवेलेबल है जिन्होंने एक बार बैटिंग कोलैप्स करवा के रखा हुआ है, वही, ठीक है। कैप्टन हसरन चॉइस की बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेस्ली कितने बड़े ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए, सिर्फ रिकॉर्ड के हिस्से में नहीं, उनका परफॉर्मेंस रिसेंटली भी अच्छा हुआ है, काउंटी में भी बहुत अच्छा करके आए हैं, तो सारे बॉक्स पर टिक कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टीवन का ऑप्शन आपके लिए, माफ करना, वेस्ली का ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। गबिन्स आप ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टनसी के तौर पर, इवन वेदरले का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। बॉलरों में से देखना है तो एबॉट, लेकिन इस ग्राउंड पर मैं शायद बॉलरों के ऊपर आपको नहीं कहूँ, लेकिन क्या है कि पहला मैच है और क्या पता कि ये जो कुछ हद तक नया टीम है जो रेगुलरली फर्स्ट टीम में नहीं खेलते हैं, क्या पता पहले मैच पे प्रेशर नहीं संभाल पाए और कोलैप्स कर जाए, ठीक है। रन तो यहाँ पे बन सकता है, आज नहीं तो कल शायद आपको वो दिख भी जाएगा, लेकिन पहला मैच है, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा बैलेंस टीम बनाओ, बैटिंग हेवी थोड़ा सा रखो ज़रा, लेकिन बॉलर को भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट ना ही करो तो बेहतर, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स जिनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है या एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम उसके बेसिस पे बताएं तो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर्स के, तो हॉलैंड और क्यूरी ये दोनों डिसेंट ऑप्शंस हैं, इवन एलिसन भी, ये 3 ऑप्शंस हैं। बड़ी लीग में मस्टली ट्राई करना, स्क्रीवन वगैरह स्मॉल लीग में लेके चलो, बड़ी बात है, बड़ी लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के तौर में ट्राई करते रहना स्क्रीवन और ऑर्गन को, तो लेकिन छोटी लीग में लेके चलना किसी एक को, वही मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छा सकता है।
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स और इस मैच की फाइनल जितने भी अपडेट्स वगैरह आएंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।